Hello dear students, my name is Rahul and today we will discuss about history. Chapter 1 French Revolution of 9th class. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन या इस 9th क्लास के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं वो आप पढ़ते आए हैं इंडियन हिस्ट्री। अभी तक जो आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं? इंडियन हिस्ट्री। कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ी होगी एंशिएंट हिस्ट्री और 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी मिडाइवल हिस्ट्री और 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी मॉडर्न इंडिया। लेकिन 9th और 10th में जो आपका सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का वो रहेगा, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कम टॉपिक्स हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री का इसमें केवल 10th में इंक्लूड किया जाता है, वो भी थोड़ा सा नेशनलिज्म वाला टॉपिक। अब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक आता है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये इसका टाइमिंग रहेगी 1789 से 1799 तक। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ध्यान रखेंगे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा यूरोप। क्या रहेगा? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा यूरोप। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप वर्ल्ड का मैप देख लें, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी हमारी यूरोप में ही घूमेगी, यूरोप के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अब यूरोप में कितने देश हैं, क्या हैं? कभी हम लोग फ्रांस की बात करेंगे, कभी हम लोग जर्मनी की बात करेंगे, कभी हम लोग रशिया की बात करेंगे, कभी हम लोग स्पेन की बात करेंगे, कभी इटली की बात करेंगे। तो बहरहाल कहने का इन शॉर्ट कि हमारी जो पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो कहानी घूमेगी वो यूरोप में ही घूमेगी, इन्हीं देशों के इर्द गिर्द घूमेगी जो मैंने आपको अभी गिनाए थे। अब आता है हमारा टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले इसकी टाइमिंग थी 1789 से 1799 तक, 10 साल का ये घटनाक्रम था। यूरोप में ही नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। हमारे इंडिया पे भी प्रभाव पड़ा, इंडिया पे और प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप पहला ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और केवल 9th में ही नहीं, ये कंपटीशन लेवल पे भी अक्सर पूछा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 वर्ड लिए गए हैं, नंबर 1 लिबर्टी, नंबर 2 इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो पहला क्वेश्चन आप ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो 3 वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता सब लोग जानते हैं, इक्वालिटी जानते हैं, बंधुता होता है, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। तो ये तीनों वर्ड जो हैं वो लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहां से लिए गए हैं? दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन से देश से लिए गए हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली फ्रांस में हुआ था। तो कौन से देश से लिए गए हैं? फ्रांस से। फ्रांस में भी किससे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि इसके फ्रांस में क्रांति होने के कारण क्या क्या थे, क्या ऐसे वहां पे परिस्थितियां थी, क्या ऐसी वहां पे कंडीशंस थी, वहां के पॉलिटिक्स कैसी थी, वहां के राजा कैसे थे, वहां का समाज कैसा था। इन चीजों को हम कारण जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति होने में क्या क्या कारण थे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में।
देखिए, वर्ल्ड की कोई भी क्रांति जब आप पढ़ेंगे, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही नहीं, वर्ल्ड की जो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, तो उसमें हम लोग जो कॉजेज डिस्कस करेंगे, जो कारण डिस्कस करेंगे, वो 4-5 एस्पेक्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये कि पॉलिटिकल कॉज, क्या पॉलिटिकल कॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, राजनीतिक कारण। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे वहां के सोशल कॉज। थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे वहां पे इकोनॉमिक कॉज। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल्स। और फिफ्थ नंबर पे देखेंगे हम अदर रीजंस। तो किसी भी क्रांति के होने से पहले ये 4-5 एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कुछ अलग नहीं था, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ इन्हीं कॉजेज की बात करेंगे कि पॉलिटिकल कॉज क्या क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे क्या क्या राजनीतिक कारण थे जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया, ऐसे क्या क्या सामाजिक कारण थे जिसने जन्म दिया, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी वहां पे। इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं विचारक, जो महान विचारक होते हैं। मतलब अगर हम लोग मोटी मोटी भाषा में अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, जैसे हम लोग राइटर्स को बोल सकते हैं, जो अलग ही इनके विचार होते हैं राइटर्स, तो ये इंटेलेक्चुअल्स में गिने जाएंगे। तो उस टाइम कौन कौन से विचारक थे फ्रांस में, उन्होंने क्या क्या विचार दिए अपने, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इनकी आप किसी भी रिवॉल्यूशंस में इंटेलेक्चुअल्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और अदर रीजन और ऐसे और कौन से अन्य कारण थे जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति जो है वर्ल्ड की महानतम क्रांतियों में से एक गिनी जाती है। वर्ल्ड की महानतम क्रांतियों में से क्यों गिनी जाती है? क्योंकि ये 10 साल का बहुत ही बड़ा घटनाक्रम चला था ये। और ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था तानाशाही से। तानाशाही मतलब निरंकुशता, केवल जिसके तानाशाही बोलते हैं निरंकुशता, जहां पे राजा के ऊपर ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ भी ना हो, और वो केवल वहां पे सिर्फ राजा का ही आदेश का पालन होता हो, इसको बोलते हैं मोनार्की। तो मोनार्की से ही शुरू हुआ था ये रिवॉल्यूशन, और खत्म भी कहां पे जाके हुआ था? मोनार्की से ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल कॉज क्या क्या थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉज क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। देखिए, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो वहां के जो राजा होते थे, वहां का जो तानाशाह हुआ करता था, वो होता था किंग लुई XVI। ये राजा होता था किंग लुई। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम ये राजा हुआ करता था वहां का किंग लुई XVI। लेकिन इससे पहले 2 राजा और हुए थे। यहां से हम लिख लेते हैं। पहला हुआ था किंग लुई XIV और 15वां हुआ था किंग लुई XV। किंग लुई XVI। इसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1643 से 1715 तक, ठीक है। और ये सब एडी में है। और इसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1715 से 1774 एडी तक। और इसका जो रूलिंग पीरियड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसका था 1774 से 1790। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है किंग लुई, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या कारण थे, इसलिए मैंने ये इन राजाओं को लिखा है। आपके लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि किंग लुई XVI की टाइमिंग कब से कब तक हुई थी। इसको 1992 में
मैक्सिमिलियन दी रॉबेस्पियर जो आगे आएगा अभी हमारी कहानी में, मैक्सिमिलियन दी रॉबेस्पियर कौन था, जो जैकोबिन्स इसमें एक वर्ग होता था, इसका एक बहुत बड़ा नेता था, उसके द्वारा इसको गियोटीन करवा दिया। गियोटीन एक यंत्र होता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिसके द्वारा लोगों को मारा जाता था, मतलब उनकी मर्डर किया जाता था। तो हम लोग समझाएंगे किंग लुई। तो मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या चलती थी फ्रांस में, मोनार्की चलती थी। क्या चलती थी? मोनार्की। मोनार्की बोलते हैं तानाशाही, केवल निरंकुश था। तो ये जो राजा था ये था एब्सोल्यूट डेस्पोट। निरंकुश तानाशाह, मतलब कुछ किसी की भी ये बात नहीं मानता था, चाहे कोई इसका किसी की भी ये फॉलो नहीं करता था, ये सिर्फ अपनी धुन में रहता था। कभी भी किसी पे अटैक कर देता था, कभी कुछ भी करता था। और ये जो था राजा, ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, ये अच्छा शासक था। ये इसने जो है जब ये राज कर रहा था तो इसने काफी लड़ाइयां लड़ी, मैनी वॉर्स, काफी लड़ाइयां लड़ी, और इसने फ्रांस को बहुत सारी लड़ाइयां जिताई थी, और इसने अपना राज्य काफी विस्तार कर लिया था यूरोप के अंदर। फ्रांस में फ्रांस का राज्य जो है इसने काफी विस्तार कर लिया था, लेकिन इसने लड़ाइयां इतनी ज्यादा लड़ी थी कि फ्रांस जो है कर्जे में आ गया था। इसने लड़ाइयां क्या थी, इसने जो लड़ाइयां लड़ी थी वो क्या थी, इतनी ज्यादा लड़ चुका था कि ये फ्रांस क्या हो गया था, कर्जा आ गया था फ्रांस पे। अब देखना फ्रांस की इकोनॉमिक हालत कैसे खराब होती है, कैसे वहां के लोग के अंदर असंतोष का भावना आ जाएगी, और कैसे वो एक क्रांति को जन्म देंगे। तो इसने काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, हालांकि लड़ाइयां जीती भी थी, और इसने अपना साम्राज्य को भी बढ़ावा दिया था। साम्राज्य को बढ़ावा जब दिया था तो उसके चक्कर में जो है वो जो हुआ था, फ्रांस जो है कर्जे में आ गया था। और ये जो राजा थे, एक चीज बताना भूल गया मैं, इसको नोट कर लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो किंग लुई जो राजा थे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। डायनेस्टी बोलते हैं वंश को। तो ये जो जिस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे ये होती थी बॉर्बन डायनेस्टी। ये बर्बन डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। तो ये एब्सोल्यूट डेस्पोट था, गुड अच्छा शासक था, और ये क्या काफी लड़ाइयां लड़ी थी इसने, और जो है काफी लड़ाइयां जताई भी, और जिससे क्या हो गया था, फ्रांस जो है कर्जे में आ गया था। अब हम लोग बात, और इसने कब से कब तक इसका शासन चला था, 1643 से 1715 तक। अब आते हैं किंग लुई 15 पे। ये अच्छा शासक नहीं था, नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये अच्छा शासक नहीं था। इसके टाइम पे क्या हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस से 7 ईयर वॉर हुआ था। 7 ईयर्स इंग्लैंड में और फ्रांस में 7 ईयर वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई थी। अब फ्रांस की हार हुई थी तो इसके चक्कर में पहले से ही यहाँ पे कर्ज में था, और यहाँ पे 7 ईयर वॉर्स के कारण ये और ज्यादा कर्जे में चला गया। और ज्यादा क्या चला गया था, फ्रांस इन डेब्ट, ऐसे करके लिख लो, फ्रांस इन डेब्ट। फ्रांस क्या चला गया था, और ज्यादा कर्जे में चला गया था। फ्रांस कर्जे में चला गया था। अब क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। इसका जो रूलिंग पीरियड था वो 1715 से 1774 तक चला, 1774 तक था। अब इसकी बात करेंगे जो हमारे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बार बार जिनका नाम आएगा, किंग लुई 16। ये वेल इंटेंशन, मतलब ये चाहता तो अच्छा था बट कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स। मतलब इसके इरादे तो अच्छे थे, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी इस वाले शासक में, लुई 16 में, कि ये बोल्ड डिसीजन ले सके, मतलब अच्छे डिसीजन ले सके फ्रांस की जनता के भलाई के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी
वाइफ हुआ करती थी जो ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया भी एक बताया था मैंने, यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। इसकी एक वाइफ थी जो थी ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रियन वाइफ करके लिख लेना यहाँ पे, ऑस्ट्रियन वाइफ जिसका नाम क्या था, मैरी एंटोइनेट। इसका नाम क्या था, मैरी एंटोइनेट। इसकी ऑस्ट्रियन वाइफ हुआ करती थी जो कि इसकी बैड एडवाइजर हुआ करती थी। बैड एडवाइजर मतलब बुरी सलाहकार हुआ करती थी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब भी मैरी एंटोइनेट इसको सलाह दिया करती थी किंग लुई को, तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि किंग लुई 15 ने, एक चीज बताना भूल गया, यहाँ किंग लुई 15 ने, जब ये राजा इतने भोग विलासता का जीवन व्यतीत करते थे ये, कि फ्रांस की राजधानी जो हुआ करती थी अभी भी है पेरिस। पेरिस में क्या था कि लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग रहा करते थे फ्रांस में। तो ऐसा बताते हैं कि ये लोगों को वहां पे क्या होती थी, घुटन महसूस होती थी फ्रांस में। तो फ्रांस से काफी बाहर, एक काफी दूर स्थित पे उन्होंने एक पैलेस का निर्माण कराया था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल। और ये बताते हैं कि इतना भव्य ये पैलेस था कि इसमें हॉल ऑफ मिरर्स, गार्डन्स बहुत बड़े बड़े, और मतलब जिसको बोलते हैं भोग विलासता की एक्सट्रीम कंडीशन जिसे बोल सकते हैं, उसका सिनोनिम्स था क्या, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। बहुत ज्यादा इसमें रुपया खर्च हुआ था क्योंकि फ्रांस तो यहीं से कर्जे में आ गया था, ऊपर से ये वाला वॉर भी हार गया था, ये इंग्लैंड और फ्रांस का, तो और ज्यादा कर्जे में, और जो भी कुछ धन बचा हुआ था वो इन्होंने, जो राजा थे वो इन्होंने इसमें बर्बाद कर दिया, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। अब उसके बाद किंग लुई 16 भी राजा अच्छा नहीं था, इसने, इसकी जो वाइफ थी ये भी बहुत ज्यादा भोग विलासता का जीवन व्यतीत करती थी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे क्या हो गया था, फ्रांस कर्जे में आ गया था। अब जब कर्जे में आ गया था तो लोगों के पास इतना ज्यादा कर्जे में आ गया था फ्रांस कि लोगों के पास खाने पीने तक के लिए परेशान थे। भुखमरी का दौर आ गया। तो जब भुखमरी जब चल रही थी फ्रांस में, तो बताते हैं, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मैरी एंटोइनेट के जब ये पहले कुछ लोग की भीड़ इकट्ठी होके पैलेस ऑफ वर्साइल में गई। कहाँ पे गई, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। पैलेस ऑफ वर्साइल्स में गई थी और वहां पे बैठ गए, और वहां पे ये रोटी मांग रहे थे, किससे, मैरी एंटोइनेट से। किससे मांग रहे थे रोटी, मैरी एंटोइनेट से। क्या मांग रहे थे, रोटी। तो मैरी एंटोइनेट ने उसको, उन लोगों को ये जवाब दिया कि जब आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खा लीजिए। क्या खा लीजिए, केक खा लीजिए। तो इस तरीके से अब जब रोटी नहीं है तो आदमी केक कहाँ से खाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि इन राजाओं को क्या था, लोगों की जमीनी हकीकत का पता नहीं था, और इस तरीके से वहां की जनता में क्या असंतोष का भाव हो गया, और वहां की जनता क्या चाहने लगी, कुछ ना कुछ बदलाव चाहने लगी। तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या, पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में आप इतना लिख सकते हैं, और अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट, क्योंकि काफी सारे वर्ड होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे और कुछ अजीब भी लग रहे होंगे। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो ये हमारे पॉलिटिकल कॉज हो गए। अब हम लोग बात करेंगे सोशल कॉज की, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था। और याद रखना, सोशल कॉज से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में सामाजिक दशा क्या थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सोशल कॉज, सामाजिक कारण। तो हम लोग पॉलिटिकल कॉज तो समझ ही चुके हैं, अब सोशल कॉज समझते हैं। सोशल कॉज क्या थी? तो सोशल कॉज को समझने के लिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सोशल समाज जो था फ्रांस का, वो उस टाइम 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में विभाजित था, जिसको हम लोग जान सकते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट।
3 वर्गों में समाज फ्रांस का जो है विभाजित था। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूंगा, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया और इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख लूंगा फर्स्ट स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, और ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेट है, और ये क्या है, सेकंड स्टेट है, और ये क्या है, थर्ड स्टेट है। तो इस त्रिभुज में या ट्रायंगल में फर्स्ट स्टेट जो है वो सबसे ऊपर है, सेकंड स्टेट उससे नीचे है, और थर्ड स्टेट क्या है, सबसे नीचे है। तो सेम यही कंडीशन क्या थी, फ्रांस की थी। फ्रांस में फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया था, सबसे मतलब बड़ा दर्जा जो दिया गया था वो फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को दिया गया था। सेकंड नंबर पे क्या दिया गया था, इनको दर्जा दिया गया था सेकंड स्टेट वालों को, और थर्ड स्टेट वालों को सबसे निम्न स्तर पे रखा गया था, सबसे जो निम्न स्तर पे रखा गया था। और सबसे ज्यादा बुरी जो हालत थी वो थर्ड स्टेट वालों की लोगों की थी। अब फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे पुअर्स, ठीक है, या मिडिल क्लास, ठीक है भाई। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन आता था, फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो आते थे क्लर्जी में भी कौन आता था, बिशप, फादर, जो मतलब चर्च से रिलेटेड जो होते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद होते हैं, वहां पे जैसे मंदिर में पंडित जी बैठते हैं पूजा करने के लिए, मस्जिद में अजान वगैरह पढ़ने के लिए कौन बैठते हैं, मौलवी बैठते हैं। और इस तरीके से ही चर्च में कौन बैठता है, चर्च में जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं बिशप, फादर, उनको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, क्लर्जी। नोबिलिटी होता है कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेट में जो आते हैं वो आते हैं पुअर एंड मिडिल क्लास। इन दोनों के अलावा जितने भी लोग बचे वो सब किस में आ जाते थे, मिडिल क्लास या थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में हम लोग गिन सकते हैं जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, आर्टिसंस, ठीक है भाई, लॉयर्स, और हम लोग देख सकते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स। ये सब लोग किस में आते थे, ये सब लोग आते थे थर्ड स्टेट में, ये सब लोग किस में आते थे, थर्ड स्टेट में, ठीक है। अब देखिए क्लर्जी मैंने बताया था, इसमें कौन कौन से लोग आते थे, एक तो आते थे बिशप, फादर, इस तरीके के लोग किसमें आ जाते थे, फादर। इसमें आते थे कुलीन वर्ग, कौन आते थे, कुलीन वर्ग, अमीर लोग जिनके पास सामंत लोग जो जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है इनका जो है पूरा वर्ग क्या था, विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले लोगों में। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ पढ़े लिखे भी लोग होते थे जैसे कि लॉयर्स, ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इन पढ़े लिखे लोगों को एजुकेटेड मिडिल क्लास हम लोग बोल सकते हैं। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास को जो हम लोग बोलते हैं बोर्जुआसी, क्या बोलते हैं, बोर्जुआसी। इनको क्या बोलते हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को बोर्जुआसी, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, अच्छा ये जो क्लर्जी होते थे इनमें भी दो टाइप होते थे। एक तो होते थे क्या, हायर क्लर्जी, एक होते थे क्या, हायर क्लर्जी, और दूसरे कौन होते थे, लोअर क्लर्जी, ठीक है भाई। हायर क्लर्जी जो होते थे वो उच्च पादरी कहे जाते थे, और ये बोले जाते थे निम्न पादरी। ये थर्ड स्टेट वालों को ही
कुछ लोगों को उठा के लोअर क्लर्जी बना देते थे, लेकिन इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। जो वैल्यू और भोग विलासता का जीवन जो व्यतीत करते थे वो हायर क्लर्जी होते थे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात को समझना। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी टोटल, ठीक है, वो उस टाइम जो फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थी। ठीक है भाई, पॉपुलेशन कितनी थी? 2.5 करोड़ के आसपास थी। कहां की पॉपुलेशन? फ्रांस की पॉपुलेशन। अब फ्रांस की 2.5 करोड़ पॉपुलेशन थी, कहां की? पूरे फ्रांस की। अब पूरे फ्रांस में से 2.5 से 3 लाख, 2.5 to 3 लाख पीपल, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग हुआ करते थे। कितने होते थे? यानी 2.5 लाख से 3 लाख लोग जो होते थे वो कौन से लोग होते थे? फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले। ठीक है, आप सोचो कि पॉपुलेशन का कितना बड़ा भाग थर्ड स्टेट वालों का होगा। यानी अप्रोक्स 99% कौन है? 99% ही कौन है? थर्ड स्टेट वाले लोग हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें से अगर 2.5 हम लोग तो 1% हुआ, 99% जो संख्या है वो किसकी है? वो थर्ड स्टेट वालों की है। अब आगे ध्यान रखेंगे कि इनमें जो विशेषाधिकार इन लोगों को प्राप्त थे, इन लोगों को क्या था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों के पास एक तो पैसा ज्यादा होता था। क्यों? ये भोग विलासता का जीवन व्यतीत करते थे। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों में क्या होता था कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, स्पेशल राइट्स इनको मिले हुए थे। स्पेशल राइट्स इन द सेंस क्या? कि इनके पास फर्स्ट स्टेट वालों के फ्रांस की कुल जमीन का लगभग 20% भाग तो इन्हीं के पास था। ठीक है भाई, जमीन का 20% भाग किसके पास था? फर्स्ट स्टेट वालों के पास था। लगभग 25% जो जमीन का भाग था वो सेकंड स्टेट वालों के पास था, और थर्ड स्टेट वालों के पास कुछ नहीं था। ये वैसे भी गरीब हुआ, मतलब मिडिल क्लास और पुअर ही लोग हुआ करते थे इसमें। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया पूरा। अब यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम यानी कर की बड़ी समस्या थी। टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं था यहाँ पे फ्रांस में। क्यों नहीं था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों से क्या होता था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे देगा। फर्स्ट स्टेट वालों लोगों से एंड सेकंड स्टेट वाले लोगों से, ठीक है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था? कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो भी टैक्स देना पड़ता था, जितना भी टैक्स देना पड़ता था, वो थर्ड स्टेट वालों का से देना पड़ता था। टैक्स किस पे लगता था? ओनली थर्ड पर्सन वाले लोगों से टैक्स लगता था। अब इतने से ही समझ जाओ कि जब इन लोगों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, ये तो पहले से ही गरीब है बेचारे। ठीक है, अब जब ये पहले से गरीब हैं तो इनसे तुम और टैक्स ले रहे हो। ये तो क्लर्जी वगैरह तो इनसे लेते ही थे, ये भी लेते थे, सेकंड स्टेट वाले भी लेते थे। सेकंड स्टेट वाले ये तो लेते ही थे। इसके अलावा जैसे कि कहीं युद्ध छिड़ गया, कहीं समस्या आ गई, कोई भी समस्या आ गई, तो अल्टीमेटली जो टैक्स लिया जाता था वो सिर्फ इन लोगों से लिया जाता था। किन लोगों से लिया जाता था? थर्ड स्टेट वाले लोगों से लिया जाता था टैक्स। तो ये लोग तो वैसे ही परेशान थे। तो जब परेशान थे तो ये जब परेशानी जब एक्सट्रीम पे पहुंच गई तो लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या होना चाहिए, कुछ चेंजिंग्स आनी चाहिए। और यही बीज पनप गए सोशल कॉज से, किसके? फ्रांस के क्रांति के। तो ये हमारा सोशल कॉज था किसकी? फ्रांस की क्रांति के बारे में, जिसमें आपको मेनली इन शॉर्ट ये ध्यान रखना है कि फ्रांस के जो वर्ग था, जो सोसाइटी थी, वो कितने वर्गों में विभाजित थी, कौन कौन से लोग आते थे फर्स्ट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट में, और जो है किन लोगों से टैक्स लिया जाता था और किन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, पॉपुलेशन मैंने आपको बताई थी कितनी है, पूरे फ्रांस की उस टाइम कितनी हुआ करती थी? 2.5 करोड़। और ये पॉपुलेशन जो है अलग अलग बुक्स में वेरिएट कर सकती है, तो आप इतना ज्यादा परेशान मत होना कि सर ने 2.5 करोड़ बताया था, इसमें तो 3 करोड़ दी हुई है, या इसमें ये दी हुई है, वो दी हुई। तो इतना ज्यादा ये उस टाइम ये मतलब एवरेज इतनी ही थी।
तो आप ज्यादा परेशान मत होना। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या थे, ये सोशल कॉज थे किसके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या, सोशल कॉज हो गए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज अब देखेंगे हम लोग, आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो इकोनॉमिक कॉज को हम ट्रिगरिंग कॉज भी कह सकते हैं। क्या वो कह सकते हैं, ट्रिगरिंग कॉज। यानी आग में घी डालने का काम इसी ने किया। आग में घी डालने का काम किसने किया, इकोनॉमिक कॉज नहीं किया आग में घी डालने का काम। ठीक है भाई, इसको ट्रिगरिंग कॉज भी कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 2.5 करोड़ थी, लेकिन सन 1700 के आसपास फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी 2 करोड़। ठीक है, 1700 के आसपास फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 करोड़। उसके बाद 1789 आते आते ये 2.5 करोड़ को भी क्रॉस करके लगभग 2.8 करोड़ हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, लगभग 2.8 करोड़ हो चुकी थी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने, लगभग कितने का जंप है, लगभग 80 लाख का जंप है। ठीक है भाई, 80 लाख पॉपुलेशन का जंप है। यानी 1700 में जो पॉपुलेशन 2 करोड़ हुआ करती थी, 1789 आते आते वो पॉपुलेशन फ्रांस की कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। तो लगभग 80 लाख पॉपुलेशन का जंप है। जब इतना जंप आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ, जब लोग बढ़ेंगे तो खाने पीने की या फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है फूड की क्या हुई, डिमांड बढ़ी। 80 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है पॉपुलेशन का, तो फूड की डिमांड बढ़ी। लेकिन राजा का शासन इतना खराब था या उसकी निरंकुश था, उसे केवल अपना ही भोग विलास दिखता था। उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ्रांस में, किंग लुई को इससे कोई मतलब नहीं था। तो ना तो कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ किसमें, ना तो खेती में कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, ना ही कोई और तरीका ढूंढा गया किसमें, एग्रीकल्चर में। मतलब फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं किया गया। तो पहले से ही कमी थी फूड प्रोडक्शन की। अब क्या हुआ कि 1789 आते आते एक बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। कहां पे, हार्श विंटर। बहुत ज्यादा ठंड पड़ी कहां पे, फ्रांस में। फ्रांस में ठंड पड़ी जिसके कारण क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। किसका, किसानों का। फसल बर्बाद हो गई किसकी, किसानों की। फ्रांस में क्या हो गया, किसानों की जो है पूरी फसल बर्बाद हो गई। किससे, हार्श विंटर से, मतलब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने से। क्रॉप फेलियर हो गया तो क्या हो गया, फेमाइन, अकाल आ गया। क्या आ गया, अकाल, भुखमरी आ गई। अब जब भुखमरी आ गई तो लोग, तो जाहिर सी बात है खाना होना चाहिए ही चाहिए। तो जब भुखमरी आएगी, कुछ मिलेगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब कोई क्राइम करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो इस तरीके से इस इकोनॉमिक कॉज ने जन्म दिया किसको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। और कुछ लोगों ने क्या किया, इसी फेमाइन के आते ही क्या, फ्रांस की क्रांति में कूद पड़े, यानी क्रांति को जन्म दे दिया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज, और यही क्या है, ट्रिगरिंग कॉज। इसको ही बोलते हैं क्या, ट्रिगरिंग कॉज। और इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे मेनली कि 1700 के आसपास 2 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1789 आते आते कितनी पॉपुलेशन हो गई, 2.8 करोड़। उसी टाइम बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण क्रॉप फेलियर हो गया, फेमाइन आ गई, जिससे लोगों में क्या, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। और जब राजा के खिलाफ असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो खुद तो भोगविलास का जीवन व्यतीत कर रहा था,
बहुत बड़ा पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, और बहुत ज्यादा लगा हुआ था। आप मैं बताऊं आपको, गूगल पे सर्च करना या अपनी बुक में देखना पैलेस ऑफ वर्सेलिस, वो किसी महल जैसा लगता है कि आज के टाइम में शायद, मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा अच्छा महल होना बहुत बड़ी बात थी। इसमें पूरा का पूरा बताते हैं कि आधे से ज्यादा पैसा राजा ने उसी में लगा रखा था अपना, पैलेस ऑफ वर्सेलिस में। तो जब देखते थे वहां के लोग कि हम लोग तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, राजा क्या कर रहा है, राजा अपना पैलेस ऑफ वर्सेलिस में जो आराम से रह रहा है, वहां पे अपना भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा है। और मैंने जैसे कि बताया था, जब वहां पे लोग गए थे वहां पे मैरी एंटोनेट के जब पैलेस ऑफ वर्सेलिस में, तो उसने बताया था रोटी मांगने लगे वहां पे, तो मैरी एंटोनेट ने क्या कहा कि आप पे जब रोटी नहीं है तो आप क्या खा लीजिए, केक खा लीजिए। अब उसको ये नहीं पता है कि इनके लोगों के पास, बेचारों के पास रोटी नहीं है, तो ये केक कहां से खाएंगे। ठीक है भाई, तो ये था क्या, इकोनॉमिक कॉज। और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटेलेक्चुअल्स की। और ये अक्सर पूछा जाता है इंटेलेक्चुअल्स वाला क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से समझाएंगे। फ्रांस की क्रांति के समय काफी सारे दार्शनिक हुए, विचारक हुए फ्रांस में, जो अपनी बात, जो विचारक थे, जो अपनी बात विभिन्न तरीकों से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, या अपनी रचनाओं के जरिए जो राजाओं की निरंकुशता थी, जो वहां के जो राजाओं की निरंकुशता के बारे में, और चर्च के बारे में, जो चर्च जो करप्शन किया करती थी, और उनके चर्च क्लर्जी जो होते थे, उनके भी भोग विलास के बारे में किसी ना किसी तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। कौन, फ्रांस के इंटेलेक्चुअल्स यानी विचारक। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स में हम लोगों को 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स, जो सबसे पहला जो इंटेलेक्चुअल था और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था मॉन्टेस्क्यू। कौन था, मॉन्टेस्क्यू। ये एक महान विचारक हुआ है, कहाँ का, फ्रांस का। दूसरा जो विचारक था उसका नाम था वोल्टेयर। क्या नाम था, वोल्टेयर। तीसरा जो विचारक जो हुआ था वो था रूसो। ठीक है भाई। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बात जो जनता तक पहुंचाई, वो एक इसने बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी हुई बुक है, तो किसके द्वारा लिखी हुई बुक है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो इसमें इसने जिक्र किया था कि राजा जो बोलता है कि आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूं, मुझे ईश्वर ने आपका प्रतिनिधि बना के भेजा है, मेरा हक है कि मैं आप पे राज करूं। कौन बोलते थे ऐसा, राजा बोलते थे, किससे, वहां की जनता से। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक के जरिए बोला कि इन राजाओं को किसने अधिकार दिया है कि लोग इस तरीके से ये कहें कि आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही आपका सब कुछ हूं, कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। इनका कोई भी हक नहीं है। ये बातें कौन करने लगा, मॉन्टेस्क्यू। ये बातें कौन करता था, इस तरीके की बातें किसने की, मॉन्टेस्क्यू ने। किसमें, अपनी एक बुक में, जिसका नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसने संवैधानिक रूप की बात करी। किसने, कि क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक संवैधानिक तरीके से एक प्रशासन होना चाहिए। किसका, फ्रांस का। कि जो राजा है ये इतना निरंकुश है, इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, किसी ना किसी का एक कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके की बातें की किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। और इसी ने सबसे पहले बताया था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, सीपरेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सीपरेट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए।
अब लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, यानी आपकी सिविक्स पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होती है। क्योंकि अभी मैं अगर इसको समझाने लगा तो टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ये टॉपिक है। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो डिफरेंस बताया था वो किसने बताया था। सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की थी, मॉन्टेस्क्यू ने। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस तरीके से अपनी जो बात थी वो कहां तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई, और जनता में जागरूकता लाने का उसने क्या किया, प्रयास किया, ट्राई किया, और काफी हद तक ये अपनी बात में अपना जो था उसमें सफल भी हुआ था। अब नंबर सेकंड आता वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचाई जनता तक। वोल्टेयर ने बताया कि राजा हम लोगों पे किस तरीके से जुर्म करते हैं, हमें तो स्वतंत्र रहने का अधिकार ही नहीं दिया राजा ने। क्या नहीं दिया, हम तो स्वतंत्र ही नहीं है। उसने ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया, वोल्टेयर ने किसका एग्जाम्पल दिया, ब्रिटेन का, कि देखो ब्रिटेन में किस तरीके से वहां पे उदार राजनीति है, लिबरल क्या है वहां पे, उदार राजनीति है, लिबरल पॉलिटिक्स है, वहां पे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है। इस तरीके की वहां पे उसने अच्छी जो पॉजिटिव जो चीजें थी ब्रिटेन के बारे में और भी उसके बारे में, तो उसने वोल्टेयर ने वहां की जनता को बताई। और इस तरीके से इसने भी काफी हद तक बीज बोए किसके, फ्रांस की क्रांति के। अब नंबर आता है किसका, रूसो का। तो रूसो जो था इसने भी अपनी बात जो है पहुंचाई किसके जरिए, ये रूसो ने फ्रांस के लोगों तक जरिए। इसी तरीके की बातें इसने भी करी थी जो मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने करी थी। रूसो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब तो हमारे यहाँ इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब तो हमारे यहाँ कोई ईसाई है ही नहीं, जो एक ईसाई था उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था किसने, रूसो ने। क्यों दिया था, और इसने बताया था कि जब ये क्लर्जी जो थे, मैंने तो बताया था अभी कि फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जी होते थे, कि क्लर्जी इसने कहा कि जो क्लर्जी हैं, जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो खुद तो बहुत ज्यादा भोग विलास वाला जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम लोगों से कहते हैं, मतलब हम लोगों के फ्रांस के लोगों से ये कहते हैं कि आप जो है क्या करिए, सादा जीवन व्यतीत करिए। और इसने कहा था कि हम लोग तो सादा जीवन व्यतीत करते ही है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम लोग सबसे पहले क्या करो, सादा जीवन करो। और इसने पूरा भांडा फोड़ के रख दिया किसका, जो करप्शन होता था, किसका, चर्च में जो करप्शन होता था। तो इस तरीके की बातें जो है रूसो ने जनता तक पहुंचाई। और रूसो का इतना बड़ा इसमें इंटेलेक्चुअल्स में इसका इतना बड़ा हाथ था कि नेपोलियन, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि नेपोलियन जो था उसने कहा था, नेपोलियन बोनापार्टे, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा जब इसका ये तो पार्ट 1 है इस लेक्चर का। जब पार्ट 2 या 3 जब आएगा इस लेक्चर का, तब मैं आपको बताऊंगा कि नेपोलियन बोनापार्टे कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने ये कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस की क्रांति ना होती। तो इतना बड़ा आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा था किसमें, फ्रांस की क्रांति में। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। ये तो थे इंटेलेक्चुअल्स, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखने। ये हमेशा ये कई एक बार पूछा जाता है कि बताइए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो विभिन्न दार्शनिक हुए थे उनका क्या योगदान रहा था, ये पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे सब लोग। ठीक है भाई। अब हमारा लास्ट जो कॉज है उसको हम समझेंगे, अदर कॉजेज में। अदर कॉजेज क्या क्या थे। अन्य कारण, कुछ एक कारण, इन चारों, ये चारों तो मेन रीजंस थे ही, लेकिन इनके अलावा एक रीजन और था जिसको हम अदर रीजन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि मैंने आपको बताया था कि जब लुई 15 जो शासन कर रहा था फ्रांस में,
उस टाइम मैंने आपको बताया था जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि 7 ईयर वॉर हुआ था किसमें, फ्रांस में और इंग्लैंड में, जिसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड की जीत हुई थी और फ्रांस की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये चल रहा था। 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और वो भी किससे, इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से चल रहा था। तो ये लोग जो है, तो इसमें फ्रांस ने जो मदद करी थी वो अमेरिकन की थी। किसकी करी थी, अमेरिकन की थी, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लैंड को नीचा दिखा सके, क्योंकि इनको जो पहले बुरी तरह हराया था किसने, फ्रांस ने, और ये कर्जे में चले गए थे। तो सिर्फ इंग्लैंड वालों को इन्होंने नीचा दिखाने के लिए किसकी मदद करी, अपनी सेना भेज दी, किसको, अमेरिकन की हेल्प करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इससे इंग्लैंड को क्या मिला, कुछ नहीं। अमेरिका आजाद हो गया, तो इनको क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से वहां की जो जनता थी, फ्रांस की जो जनता थी, वो और ज्यादा भड़क गई वहां के राजा पे। ठीक है भाई, किस पे, 1776 में किसका शासन होगा, किंग लुई जो है बेफिजूल में इसमें युद्ध में क्यों कूद पड़े, जबकि हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, और आप जो है जाके वहां पे युद्ध कर रहे हो। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो और ज्यादा अपोजिट हो गई, और कौन सी क्रांति को जन्म हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इस तरीके से क्या हुआ, जन्म हुआ। अब जो है, अब नेक्स्ट लेक्चर में ये तो एक आधार रख गया है किसका, ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया कि हाँ इस वजह से ये रीजंस रहे थे फ्रांस की क्रांति होने में। ये मैंने एक आपका बेस तैयार कर दिया ताकि मैं जो आपको आगे बताऊं वो आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। अब देखिए, अब ये हो गई। अब इसके बाद स्टेट, अब यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। किसकी, फ्रांस की। जब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है तो जो किंग लुई 16 है वो अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त करेगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा फ्रांस का वो होगा नेकर। कौन होगा, नेकर। नेकर से वो सलाह मशवरा लेंगे कि हाँ हमें अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ हमें मशवरा दो, सजेशंस दो। तो इस तरीके से फिर वहां पे एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाएगी। स्टेट जनरल की बैठक क्या थी, क्या नहीं थी, क्या हुआ उस बैठक में, कितने सालों बाद बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी किसकी, फ्रांस की। और फिर वहां पे नेशनल असेंबली क्या थी, मैक्सिमिलियन दी रॉबेस्पियर कौन था, जैकोबिन्स कौन थे, जेरोंडिन्स कौन थे, और जो है नेशनल कन्वेंशन क्या था, ठीक है, और जो है तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, नेपोलियन कोड क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो इसका है पार्ट 1। ये जब मैं जब नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का। यानी ये तो सिर्फ कॉजेज हैं। अब 1789 से हमें 1799 तक पढ़ना है कि एक्चुअल में 10 सालों में क्या क्या हुआ था, क्या क्या फ्रांस में, और फिर आखिरकार इसके क्या रिजल्ट्स निकले, और क्या रिजल्ट्स निकले, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पे, वर्ल्ड पे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताई थी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी फ्रांस से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई एक बार, सिर्फ 9th क्लास में नहीं, कई एक बार कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि ये जो वर्ड हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें हुआ था 10 साल के दरमियान। ओके, थैंक यू।